शो की शुरुआत हमारी फीमेल लीड युक्सी को दिखाए जाने से होती है, जो कि एक डॉक्टर है एंड वो एक आदमी का इलाज कर रही थी, वो भी उसके सर में बहुत सारी सुइयां लगाकर। यहाँ उस आदमी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जिस पर उस आदमी की वाइफ कहती है, मैंने तुमको इसका इलाज करने को कहा था, ना कि इसको भगवान के पास पहुँचाने को। इस पर युक्सी कहती है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ठीक हो जाएगा। एंड वो 3 तक काउंट करती है कि अचानक से वो आदमी उठकर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद तो उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है, तुम तो एक चमत्कारी डॉक्टर हो, तुम तो देवी हो, देवी। एंड वो युक्सी से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर वो अपना पूरा नाम नहीं बताती, बिकॉज वो डॉक्टर ये के नाम से फेमस है और दुनिया भर में डॉक्टर ये को लोग ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उससे इलाज करवा सके और दोबारा से जिंदा हो सके। इसलिए ये बंदी अपने बारे में उनको कुछ भी नहीं बताती। इस पर वो औरत उन्हें बहुत सारे पैसे देकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। युक्सी के पास जेसी आती है, जो कि उसकी दोस्त है, और वो युक्सी से पूछती है, क्या तुमने लू से वाकई में ब्रेकअप कर लिया है? जिस पर ये बंदी हाँ में जवाब देती है। वो कहती है, ऐसा क्यों हुआ? इस पर युक्सी कहती है, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं था। इसके बाद जेसी युक्सी को एक इनविटेशन देते हुए कहती है, ये ली परिवार की तरफ से आया है और आपको इसमें जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जियांग अपनी गर्लफ्रेंड ढूंढने वाला है। युक्सी पहले तो जाने से इनकार करती है, लेकिन जेसी उसे जैसे तैसे मना लेती है। अगले सीन में हमें हमारा मेन लीड जियांग दिखाया जाता है, जो कि मस्त सी एंट्री मारता है, वो भी कार के साथ। वो कार से बाहर आता है तो उसका मैनेजर उसको बताता है, आपके लिए एक पार्टी रखी गई है और वहाँ पर आपको अपने लिए एक लड़की पसंद करनी होगी। ये सुनकर जियांग को कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं लगता, बिकॉज उसको लड़कियों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना चाहता है। अब हम युक्सी और जेसी को देखते हैं, जो कि उस पार्टी में पहुंच जाती हैं। लेकिन यहाँ पर युक्सी को तो सिर्फ अपने क्लिनिक की ही टेंशन हो रही थी कि आखिर अगर उसमें लोग आए होंगे तो वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो पार्टी में घूम रही है। जिस पर जेसी उसे समझाती है कि आज उसका क्लिनिक बंद है तो उसे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों ही पार्टी में आ जाती है। यहाँ पर आते ही इन दोनों की नजर सबसे पहले युक्सी के एक्स लू पर पड़ती है, जो कि 3-4 लड़कियों के बीच में खड़ा हुआ था। उनमें से एक लड़की उससे पूछती है, क्या वाकई में उसने युक्सी के साथ ब्रेकअप कर लिया? इस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, बिकॉज वो मेरे टाइप की ही नहीं थी, मैं तो बस उसके साथ टाइम पास कर रहा था, मैं तो उसे जरा भी पसंद नहीं करता। ये सुनकर तो युक्सी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में उसके पास आकर कहती है, तुमने क्या कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते? जिस पर वो कहता है, तुमने सही सुना, मैं तुम्हें रत्ती भर पसंद नहीं करता। इस पर तो वो कहती है, तुम कितने झूठे हो, तुमने अपने घर वालों की कसम तक खाई थी कि तुम मुझे पसंद करते हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वो मर जाएंगे? जिस पर लू कहता है, मैं तुम्हें 100 बार बता सकता हूँ कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। जिस पर ये बंदी उसके मुंह पर एक तमाचा मारती है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम शिन है और वो युक्सी की सौतेली बहन है। यहाँ पर शिन लू का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मैं ये बात साबित कर सकती हूँ कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, बिकॉज वो हमेशा से ही मुझे पसंद करता है। तभी एक दूसरी लड़की कहती है, वैसे भी हम लोगों ने शर्त लगाई थी कि क्या ये तुम्हें पटा सकेगा, और देखो तुमको तो फंसाना कितना ज्यादा आसान है, इसने बस तुम्हारी 2-3 तारीफें की और तुम आकर इसकी झोली में गिर गई। ये सारी बातें सुनकर जेसी और युक्सी दोनों को ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी गुस्से में युक्सी कह देती है कि मैं भी तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रही थी, बिकॉज मेरे पास भी एक दूसरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लू कहता है, तो जरा अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ। इस पर ये बंदी कहती है, मेरे बॉयफ्रेंड का नाम जियांग है। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन को छोड़कर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी शिन कहती है, तुम झूठ बोल रही हो, बिकॉज यहाँ पर खड़े हुए हर एक इंसान को पता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहे, इसीलिए तो आज ये पार्टी रखी गई है। वैसे भी उनको लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस पर युक्सी वाज लाइक, तो क्या लड़कों में है? अगर तुम्हें कुछ पता नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो सच में मेरा लवर है। यहाँ पर ये बात इन लोगों के अलावा हमारा हीरो जियांग भी सुन रहा था, जो कि पीछे ही बैठा हुआ था। इसके बाद वो अपने मैनेजर से कहता है, क्या आज वाकई में मुझे घर पर एक लड़की को लेकर जाना पड़ेगा? इस पर मैनेजर हाँ में जवाब देता है। इस पर तो जियांग कहता है, तो फिर ठीक है, मैं इसी लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगा। शिन युक्सी से कहती है, तुम कितनी ज्यादा बेशरम हो, अपने फायदे के लिए दूसरे आदमी की बेइज्जती कर रही हो, साथ ही उसे बदनाम भी कर रही हो। ये सुनकर युक्सी को गुस्सा आता है और वो शिन को एक थप्पड़ मारती है। इसके बाद युक्सी कहती है, देखा जाए तो मैं शिन परिवार की बड़ी बेटी हूँ और जायज बेटी हूँ, तुम तो एक नाजायज हो। ये सुनकर तो शिन और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। तभी शिन की दोस्त कहती है, बकवास करना बंद करो, यहाँ पर खड़ा हुआ हर एक आदमी जानता है कि तुम नाजायज हो, वैसे भी तुम गाँव से आई हो, तुम्हें गाँव में फेंक दिया गया था।
इसलिए तुम्हें किसी से बात करने की भी तमीज नहीं है। और सभी लोग उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगते हैं कि वो झूठ बोल रही है। ये बंदी वहाँ से जाने लगती है कि तभी जियांग उसे पीछे से रोकता है। इस पर तो युक्सी जियांग से ही कहती है, आखिर तुम कौन हो जो मुझे रोक रहे हो। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। जीसी धीरे से उसको कहती है ये जियांग है। ये सुनते ही तो युक्सी घबरा जाती है और वो अपने मन में सोचती है अब तो मैं गई, आदमी तो जरूर आज मुझे फांसी दे देगा बिकॉज मैंने यहाँ पर इसकी बदनामी की है झूठ बोलकर। यहाँ पर खड़े हुए लोग भी बोलने लगते हैं जरा इस झूठी लड़की को देखो, ये जियांग को पहचान भी नहीं रही है और बोल रही है कि वो उसे डेट कर रही है। यहाँ पर सभी लोग उसके बारे में बहुत ही बेकार बातें बोलना शुरू कर देते हैं कि तभी जियांग उसके पास आने लगता है। उसको खुद को पास आते देख इस बंदी की जान हलक में आ जाती है, लेकिन जियांग तो उसको सामने से किस कर लेता है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद जियांग सभी से कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में बकवास करना बंद करो। तभी शिन कहती है आप ये क्या कर रहे हो, ये गांव की लड़की है, इसे तमीज भी नहीं है, आप इसको अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना सकते हैं। इस पर तो ये बंदा कहता है आखिर तुम होती कौन हो मुझे सलाह देने वाली। और वो युक्सी से कहता है अगर तुम इन्हें सबक सिखाना चाहती हो तो सिखा सकती हो। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद युक्सी जब बाहर आती है तो ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है, जहाँ पर जीसी कहती है ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया। इस पर युक्सी कहती है मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जियांग इतना ज्यादा अच्छा होगा, उसने मुझे सजा नहीं दी, इसके बावजूद उसने मुझे सपोर्ट भी किया। तभी जेसी की नजर वहीं पर खड़े हुए जियांग पर पड़ जाती है और वो जल्दी युक्सी से कहती है जरा पीछे देखो। जैसे ही ये बंदी पीछे देखती है तो जेसी वहाँ से भाग जाती है। इस पर तो युक्सी बेचारी सोचती है जब भी लड़ने की बारी आती है तो ये इसी तरह से मुझे अकेले छोड़कर भाग जाती है। ये बंदी भी यहाँ से जाने की कोशिश करती है लेकिन गार्ड उसे जाने नहीं देते। इसके बाद जियांग उसके पास आता है, ये माफी मांगने लगती है लेकिन वो इसको उठाकर कार में बिठा लेता है और अपने साथ ले जाता है। जब ये कार के अंदर बैठी हुई थी तो चिल्ला रही होती है कोई मेरी मदद करो, क्या कोई यहाँ पर नहीं है जो मेरी मदद कर सकता है। इस पर जियांग कहता है बकवास करना बंद करो, मैंने तुम्हारी मदद की थी इसलिए अब तुम मेरी मदद करो। तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा और मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक भी करना होगा। जियांग उसको यहाँ पर ये भी कहता है अगर इसके बदले में तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम पैसे भी ले सकती हो। पैसों का नाम सुनते ही तो इस बंदी के मन में लालच आ जाता है। पैसों का नाम सुनते ही तो इस बंदी के मन में लालच आ जाता है और तुरंत ही उसे अपनी 5 उंगलियां दिखाती है। इस पर वो कहता है 5 मिलियन, जिस पर ये इनकार करती है। वो कहता है 50,000, वो इनकार करती है। जियांग कहता है मैं समझ गया तुम गांव से हो, तुम्हारे लिए 5,000 भी बहुत ही ज्यादा है। और वो पॉकेट से निकालने लगता है कि तभी ये बंदी कहती है 500 मिलियन। ये सुनते ही तो हमारा हीरो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और कहता है 500 मिलियन, तुम कोई सोने से बनी हुई लड़की थोड़ी हो जो मैं तुम्हें 500 मिलियन ऐसे ही दे दूं। 500 मिलियन तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, वैसे भी दादी को मनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस पर युक्सी वाज लाइक मैं बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तुम बस मुझे पैसे देते जाओ, दादी को तो मैं ऐसे उंगलियों पे नचाऊंगी। इसके बाद ये बंदा उसे 500 मिलियन देने के लिए राजी हो जाता है और फिर उसको अपने घर लेकर पहुंच जाता है। घर पर जाते हुए तो युक्सी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी बिकॉज अब वो अमीर होने वाली थी। लेकिन तभी जियांग की बहन चुआन बाहर आती है और वो रो रही थी। उसे देखकर वो पूछता है आखिर तुम्हें हुआ क्या और तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। इस पर वो बताती है कि दादी गुजर गई। सुनते ही तो ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दादी दीवार पर लटकी थी और उनकी फोटो पर हार भी था, मतलब फोटो के सामने फूल पत्तियां रखी हुई थी। दादी को ताबूत में लिटाया हुआ था और उनको देखते ही तो जियांग रोने लगता है। यहाँ पर युक्सी भी रोने लगती है और वो कहती है दादी आप इतना जल्दी क्यों चली गई मुझे छोड़कर। लेकिन वो मन ही मन ये भी सोच रही थी यहाँ पर दादी नहीं बल्कि मेरे 500 मिलियन की लाश पड़ी हुई है। लेकिन तभी वो ध्यान देती है और अचानक से कहती है दादी को मरे हुए अभी आधे घंटे से ज्यादा नहीं हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट हुए होंगे। पर वहाँ पर खड़े हुए लोग हाँ में जवाब देते हैं। जिसके बाद वो कहती है दादी को अभी भी बचाया जा सकता है, जल्दी से इन्हें ताबूत से बाहर निकालो। इस पर तो चुआन कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, किसी की लाश के साथ ऐसा करना बहुत ही ज्यादा गलत होगा। जियांग भी उससे कहता है हमारे बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था अभी वो मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। लेकिन ये बंदी कहती है नहीं मैं उन्हें बचा सकती हूँ। इस पर तो चुआन वहाँ के गार्ड्स को बुलाती है उसे बाहर फेंकने के लिए। लेकिन ये बंदी तो जियांग को साइड में धक्का देती है और दादी की गर्दन में एक सुई घोंप देती है। ये देखकर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर गार्ड्स को बुलाया जाता है पर तब तक तो ये उनका काम तमाम कर चुकी थी, मतलब उन्हें ठीक कर चुकी थी। इसके बाद गार्ड इसको पकड़ लेते हैं और चुआन एक डंडे से इसकी पिटाई करने वाली होती है कि तभी दादी उठकर बैठ जाती है।
दादी को देखते ही तो मेड्स वाज लाइक दादी का भूत जिंदा हो गया और वहाँ से भागना शुरू कर देती हैं। युक्सी मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है कि चलो अब मेरे 500 मिलियन तो जिंदा हो गए। जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि दादी जिंदा हो गई। वो बोलने लगता है कि आखिर दादी को तुमने कैसे जिंदा कर दिया। इस पर तो युक्सी कहती है वो कैसे जिंदा हुई इससे फर्क नहीं पड़ता, 500 मिलियन के बारे में सोचो, तुम्हें मुझे 500 मिलियन देने हैं। और वो ये बात बहुत ही धीरे से उसे बोलती है। इसके बाद वो जियांग का हाथ पकड़ के दादी से कहती है दादी मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ हूँ। ये सुनते ही तो दादी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था कि तभी जुआन पीछे से कहती है बकवास करना बंद करो, आखिर तुम हो कौन। इस पर वो अपना नाम बताती है तो वो बंदी कहती है तुम तो वही हो ना जो बचपन से ग्रामीण इलाकों में रही हो, आखिर तुम हमारे परिवार की बहू कैसे बन सकती हो। इस पर दादी कहती है शांत हो जाओ, ये बकवास बातें मत करो। वैसे भी जियांग इतने सालों से किसी लड़की के करीब भी नहीं गया है, फाइनली आज उसे एक लड़की तो पसंद आ गई और वो इन दोनों का हाथ एक दूसरे के में थमा देती है। इसके बाद दादी युक्सी से कहती है बहुत ज्यादा रात हो गई है, आज रात यहीं पर रुक जाओ। इस पर जियांग की मॉम तुरंत ही कहती है वो पहली बार आज घर पर आई है, आप उसे यहाँ पर रुकने को कैसे कह सकती हैं। लेकिन युक्सी तो कहती है मैं इसके लिए तैयार हूँ। वो अपने मन में सोचती है अभी तक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, जब तक मैं साइन नहीं कर लेती मैं कहीं नहीं जाने वाली। अब हम युक्सी को जियांग के साथ रूम में देखते हैं जहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देता है साइन करने के लिए। उस पर ये बंदी भी खुश होकर साइन कर देती है कि तभी दरवाजा नॉक होता है, जिसके बाद ये जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को छिपा देती है। दादी रूम में सूप लेकर आती है और दोनों को ही पीने के लिए देती है, लेकिन तभी युक्सी रुक जाती है। वो जियांग को भी रोकना चाहती थी लेकिन वो पहले ही पूरा सूप खत्म कर चुका था। युक्सी कहती है दादी मेरा पेट खराब है, डॉक्टर ने मुझे सिर्फ पानी पीने को कहा है सोने से पहले। जिसके बाद दादी वहाँ से चली जाती है और बाहर जाकर खुश होती है कि अब जल्द ही मुझे पड़पोता भी मिल जाएगा। इसके बाद युक्सी जियांग से कहती है क्या तुम्हें कुछ अजीब फील हो रहा है, बेचैनी जैसा, गर्मी जैसा। जिस पर वो कहता है बकवास करना बंद करो और जाकर बिस्तर पर सो जाओ, आज मैं सोफे पर सोऊंगा। एंड वो सोफे पर सोने के लिए चला जाता है। वो सो भी जाता है, उसने जूते वगैरह कुछ नहीं निकाले थे, ऐसे ही सो जाता है। और तभी दवाई का असर शुरू हो जाता है। जिसके बाद वो युक्सी के पास पहुंच जाता है, उसे किस करना चाहता था लेकिन वो कहती है दूर हो जाओ मुझसे। इस पर ये बंदा कहता है तुम जितने चाहे उतने पैसे ले लेना पर प्लीज मेरी मदद करो। इस पर वो कहती है हाँ रुको अभी मैं तुम्हारी मदद करती हूँ, और एक जोरदार पंच उसकी आंख पर मारती है जिससे वो गिर जाता है। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठे होते हैं। यहाँ पर हमारा हीरो नहीं होता, जिस पर उसकी मॉम कहती है जाओ जाकर उसे बुला लाओ, लेकिन तभी वो वहाँ पर आ जाता है और उसने अपनी आंखों पर चश्मा भी पहना हुआ था। जुआन कहती है यहाँ पर तो धूप भी नहीं है, तुमने चश्मा क्यों लगाया है। जिस पर दादी कहती है शायद ये अपनी होने वाली वाइफ के सामने स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। इस पर वो कहता है दादी आपने एकदम सही कहा। वो धीरे से अपना चश्मा हटा कर युक्सी से कहता है क्या ये चश्मा तुम्हें पसंद आया। एंड इसकी आंख पर एक बड़ा सा निशान होता है। युक्सी कहती है हाँ ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया। इसके बाद यहाँ पर जुआन हमारी हीरोइन की इंसल्ट करने लगती है कि वो गाँव की गंवार लड़की है, उसने पहले कभी अच्छा खाना भी नहीं खाया होगा। फाइनली हमारा हीरो से टोक देता है, जिस पर वो कहती है अगर आप वाकई में प्यार करते हैं तो शादी क्यों नहीं कर लेते। इस पर वो कहता है मैं जल्दी शादी भी कर लूंगा। तभी दादी कहती है 3 दिनों के अंदर, तुम दोनों 3 दिनों के अंदर शादी कर लो। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन शॉक हो जाती है। दादी कहती है मेरी उम्र का कुछ पता नहीं है कि मैं कब गुजर जाऊं, और मैं मरने से पहले तुम दोनों की शादी देखना चाहती हूँ। युक्सी पानी पी रही होती है। जियांग कहता है अगर दादी की यही इच्छा है तो मैं 3 दिन के अंदर शादी करूंगा। ये सुनकर तो हमारी हीरोइन को बड़ा गहरा झटका लगता है और वो खांसने लगती है। पीछे से जियांग भी उसकी कमर पर जोर जोर से मार रहा होता है कि ठीक से पानी पिया करो, लेकिन असल में तो वो अपनी आंख की भड़ास निकाल रहा होता है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं जहाँ पर युक्सी उसको कहती है मैं इसके लिए राजी नहीं हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली। और ये बंदा तुरंत ही चश्मा निकालकर अपनी आंख दिखाते हुए कहता है ये देखो तुमने मेरे साथ क्या किया है, तुमने मेरे सुंदर से चेहरे की बैंड बजा कर रख दी है। जिस पर युक्सी वाज लाइक अगर तुम्हें इतना बुरा लगा है तो तुम भी उल्टा मुझे मुक्का मार सकते हो, और अपनी आंखें बंद कर लेती है। इस पर वो कहता है मैं लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठाता, वैसे अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें 500 मिलियन और दूंगा। इस पर तो ये तुरंत ही हाँ बोल देती है और कुछ सोचती भी नहीं। इस पर तो जियांग वाज लाइक तुम तो बहुत ही ज्यादा लालची हो। जिस पर वो कहती है भला पैसों को लेकर कौन लालची नहीं होता, पैसों के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। वो अपने मन में सोचती है मैं अपनी मेडिकल
मेडिकल लेबोरेटरी में और भी ज्यादा पैसा लगा सकती हूँ, मैं इसे और भी ज्यादा शानदार बना दूंगी। इसके बाद ये दोनों ही युक्सी के क्लिनिक में आ जाते हैं। उसको देखकर तो जियांग कहता है क्या वाकई में ये तुम्हारा क्लिनिक है? इस पर वो बताती है हाँ, इसे भी मैं बहुत सारे चाइनीज डॉक्टर्स की बुक्स को पढ़कर यहाँ पर ही सीख रही हूँ। खैर मैं दादी के लिए दवाई लेकर आती हूँ। जिस पर वो कहता है बकवास करना बंद करो, भला मैं तुम्हारी जैसी डॉक्टर से अपनी दादी का इलाज क्यों करवाऊंगा? मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारे पास लाइसेंस है भी या नहीं। ये सुनकर तो युक्सी को गुस्सा आता है और वो कहती है तुम दूसरों को नीची नजर से देखते हो। जिस पर तो ये बंदा अपना चश्मा उतार कर कहता है नजर की तो बात करो ही मत, तुमने मेरी नजर का देखो क्या हाल किया है। पर युक्सी कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं जाऊंगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी जियांग उसका हाथ पकड़ के खींचता है और टेबल पर बिठाकर उसे किस करने लगता है। तभी युक्सी का दांत जियांग के होठों पर लग जाता है, जिससे वो पीछे हटता है और कहता है कहीं तुम कोई कुत्ता या बिल्ली तो नहीं हो? पर तो ये बंदी तुरंत ही माफी मांगने लगती है। युक्सी कहती है मैं इस बारे में दादी को बताऊंगी। जिस पर वो कहता है जाकर बताओ, दादी को पता चलेगा कि मैंने तुम्हें किस किया है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगी। इस पर तो युक्सी गुस्से में उसके पैर पर बहुत ही जोर से मारती है। कहता है क्या तुम पागल हो गई? इस पर तो युक्सी कहती है मैं कोई ऐसी लड़की नहीं हूँ कि कोई भी आकर मुझे परेशान करके चला जाए, मैं दूसरों की नाक में दम कर देती हूँ। अभी यहाँ पर जेसी आती है और कहती है फाइनली आज आप यहाँ पर आ गई, कहीं उस इविल जियांग ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? इस पर तो जियांग उसकी तरफ गुस्से में देखता है। उसको देखकर तो ये एकदम ही शॉक हो जाती है, कहती है अरे मिस्टर जियांग आप भी यहाँ पर हैं। पर वो जल्दी से चश्मा पहन लेता है और फिर युक्सी से कहता है मैं कंपनी जा रहा हूँ। इस पर युक्सी उसे एक दवाई देकर कहती है इसे अपनी आंखों पर लगा लेना, ये एकदम ही ठीक हो जाएगा। जिस पर जेसी जल्दी से उसकी आंखों की तरफ देखती है लेकिन फिर दूसरी तरफ मुंह घुमा लेती है। ये बंदा भी दवाई लेकर जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद जेसी जल्दी से युक्सी से कहती है आखिर उसकी आंखों को क्या हुआ, उसकी आंखें पांडा जैसी क्यों हो गई है? इस पर युक्सी कहती है शायद कल रात गलती से मेरा ही हाथ पड़ गया था। अभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि कियाओ परिवार की बेटी होती है और इसका नाम याओ होता है। इसके साथ 2 बॉडीगार्ड भी होते हैं। जैसे ही वो युक्सी को देखती है तो कहती है तो तुम ही हो वो गांव की गवार लड़की, वैसे अगर तुम गांव की लड़की हो तो तुमने हिम्मत कैसे की इस क्लिनिक को खोलने की? इस पर तो युक्सी कहती है आखिर तुम हो कौन? जिस पर वो कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तुम दूसरे आदमियों को फंसाती हो, इससे तुमने जियांग को फंसाया है। इस पर तो युक्सी कहती है आखिर तुम्हें इतनी मिर्ची लग क्यों रही है? जिस पर वो कहती है बिकॉज मैं उसकी फियांसे हूँ, हमारी सगाई पहले ही तय हो चुकी है। इस पर तो युक्सी जेसी से कहती है क्या तुम्हें इस न्यूज के बारे में पता है? जिस पर वो कहती है मुझे तो नहीं पता, ना मैंने कभी सुना। इस पर युक्सी भी कहती है मैंने भी इस बारे में कभी नहीं सुना। जिस पर याओ कहती है तुमने इसलिए नहीं सुना क्योंकि हमने इस बात को कहीं नहीं बताया। वैसे भी क्याओ परिवार और ली परिवार बहुत पहले से एक दूसरे को जानता है और बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो गई थी। अगर तुम उसको फंसाती नहीं तो ये शादी कैंसिल नहीं होती। इस पर तो युक्सी कहती है जिसका साफ मतलब है कि ये शादी कभी तय ही नहीं हुई थी, सिर्फ अपनी ख्याली दुनिया में जी रही हो और अपने ख्यालों में ही अपनी शादी तय कर रही हो। इसलिए अपने इन 2 चमचों को उठाओ, टैक्सी पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर तो याओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? और वो अपने गार्ड्स को कहती है यहाँ पर रखा हुआ सारा सामान तोड़ दो। दूसरी तरफ हम हमारे हीरो को देखते हैं जिसकी आंख का निशान एकदम ही ठीक हो गया था। वो भी ये देखकर हैरान होता है कि आखिर उस दवाई ने इतना जल्दी असर कैसे कर दिया। तभी उसकी नजर एक पाउच पर पड़ती है जो कि युक्सी का होता है और वो कार में ही रह गया था। दूसरी तरफ हम उसके क्लिनिक का हाल देखते हैं जहाँ पर वो लोग तोड़फोड़ मचा रहे होते हैं। युक्सी पहले तो उसे तमीज के साथ रुक जाने को कहती है लेकिन जब वो औरत रुकती नहीं तो युक्सी टेबल के ऊपर से छलांग मारती है और उसके मुंह पर एक उड़ते हुए तमाचा मारती है। इसके बाद वो उसके गार्ड्स की भी बढ़िया वाली धुलाई करती है और तीनों को ही धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। याओ कहती है तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ? जिस पर युक्सी वाज लाइक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, अगर तुम दूसरों की इंसल्ट करोगी तो तुम्हें भी इंसल्ट बर्दाश्त करने की हिम्मत होनी चाहिए। दूर से ये सारी चीजें हमारा हीरो देख रहा था और अपने मैनेजर से कहता है वाकई में इस लड़की के अंदर टैलेंट तो है। जिस पर मैनेजर अपने मन में सोचता है सही कहा इन्होंने, लड़की टैलेंटेड तो है, ये मेरे बॉस को अच्छे से काबू में करके रखेगी बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। याओ युक्सी से कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं जाकर ली से तुम्हारी शिकायत करूंगी। इस पर तो युक्सी कहती है जाओ जाकर कर दो, वैसे मैं तुम्हें बता दूं यांग और मैं जल्दी शादी करने वाले हैं। ये सुनकर तो वो हैरान हो जाती है। जेसी कहती है क्या ये सच है? जिस पर वो हाँ कहती है। जेसी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है लेकिन याओ बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो सामने से कहती है यहाँ पर झूठ
बोलना बंद करो, भला तुमसे वो शादी क्यों करेगा। कि तभी यहाँ पर जियांग भी आ जाता है। वो युक्सी का बैग देते हुए कहता है ये मेरी कार में रह गया था। तभी याओ उससे कहती है ये लड़की यहाँ पर बकवास कर रही है, क्या वाकई में तुम इससे शादी करने वाले हो। इस पर वो हाँ में जवाब देता है। इस पर वो कहती है ये लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पर जियांग कहता है देखा जाए तो ये तुमसे तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। ये सुनकर तो युक्सी धीरे से जेसी से कहती है ये मेरी तारीफ कर रहा है या मुझे ताना मार रहा है। जिस पर जेसी कहती है ये तुम्हारी तारीफ कर रहा है। ये सुनकर ये बंदी खुश हो जाती है। याओ कहती है क्या वाकई में ये मुझसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं इसका असली चेहरा तुम्हारे सामने जरूर लेकर आऊंगी। और गुस्से में वहां से चली जाती है। युक्सी भी उसको देखती है और कहती है क्या वाकई में मेरा कोई और चेहरा भी है। और वो जेसी से कहती है मेरा असली चेहरा क्या है। इस पर जेसी भी उसके चेहरे को चारों तरफ से पकड़ के देखती है और कहती है असली चेहरा तो यही है। जिसके बाद जियांग उसे चारों तरफ से पकड़ के देखता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इस पर युक्सी वाज लाइक मैंने तुम्हें पहले ही बताया है मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ कि कोई भी आके मुझे परेशान करके चले जाए, मैं दूसरों को ही परेशान कर देती हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। युक्सी जेसी से कहती है क्या ये वाकई में मेरी परवाह करता है। इसके बाद जब ये बंदी अपने घर पर आती है तो पहली बार इसकी मॉम इससे बहुत ही अच्छे से बात करती है, बिकॉज वहाँ पर बहुत ही सारे तोहफे रखे हुए थे जो कि उनके पास ली परिवार की तरफ से आए थे। युक्सी उनसे कहती है क्या बात है, आज लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। जिनकी नजरों में मैं हमेशा ही खटकती थी आज मैं उनकी आंखों का तारा हो गई हूँ। पर उसकी मॉम कहती है अरे ऐसी बातें मत करो, मैं तो तुम्हें हमेशा से ही प्यार करती थी, बस तुम्हें मेरा प्यार नजर नहीं आता था। युक्सी उनसे कहती है मेरे ऊपर इतना ज्यादा प्यार बरसाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे इसकी आदत नहीं है, कहीं मैं बह ना जाऊं। जिस पर वो कहती है मैं तो तुमसे हमेशा से ही प्यार करती थी, वैसे तुमने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया क्यों नहीं। अगर आज यहाँ पर सगाई के तोहफे नहीं आते तो हमें पता ही नहीं चलता, आखिर मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तो युक्सी कहती है मैं अपनी माँ की कब्र पर जाकर उन्हें बता आई। भी उसके डर खड़े होकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की, आखिर ये भी तो तुम्हारी माँ है। जिस पर वो कहती है अगर ली परिवार में मेरा रिश्ता नहीं हुआ होता तो आज शायद तुम लोग मेरे सामने इस तरीके से नहीं खड़े होते, क्योंकि ली परिवार में मेरा रिश्ता हुआ है इसलिए आप लोग मेरी चापलूसी कर रहे हैं। पर मैं तुम्हें बता दूं मेरा तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। और वो वहाँ से चली जाती है। देखकर तो शिन की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है ये लड़की को अभी से कितना ज्यादा घमंड है, अगर ली परिवार में इसकी शादी हो गई तो ये और भी ज्यादा हवा में फड़फड़ाने लगेगी, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा ताकि इसकी शादी उस परिवार में न हो सके। फिर तो शिन के डैड कहते हैं आखिर इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। इस पर वो कहती है कुछ तो करना ही होगा। अभी शिन कहती है क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि दुल्हन को ही बदल दे और मैं उसकी जगह ली परिवार में शादी कर लूं। जिस पर वो कहते हैं इस बारे में अगर ली परिवार को पता चला तो वो हमें बर्बाद करके रख देगा, साथ ही तुम्हें भी डाइवोर्स दे देगा, इसलिए हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कि तभी वहाँ पर याओ भी आ जाती है। जैसे ही इतने सारे तोहफे देखती है तो वो समझ जाती है और कहती है क्या ये ली परिवार के घर से आए हैं। इस पर तो शन की मॉम तुरंत हाँ में जवाब देती है और कहती है देखो ना दादी को ये लड़की पसंद है ना कि तुम, देखा जाए तो तुम जियांग के साथ ज्यादा बेहतर लगती हो, तुम्हारी जोड़ी तो वाकई स्वर्ग में बनाई गई है। शिन उससे कहती है आपको कुछ करना होगा ताकि वो लड़की उसके साथ शादी न कर सके। जिस पर वो कहती है हाँ मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिन कहती है कि आपके पास कोई आइडिया है। जिस पर वो अपने बैग में से एक पाउडर निकाल कर देती है और कहती है हमें उस लड़की की रेपुटेशन बर्बाद करनी होगी ताकि लीन परिवार उसको एक्सेप्ट करने से ही इनकार कर दे। जिस पर तो ये सभी लोग खुश हो जाते हैं। पर तभी शिन के डैड कहते हैं मुझे नहीं लगता कि हमें उसकी मासूमियत को ठेस पहुंचानी चाहिए। तभी याओ सामने से कहती है मुझे अच्छे से पता है कि आपकी कंपनी के पास अभी भी इन्वेस्टर की कमी है, मैं एक ही झटके में उस कमी को पूरा कर सकती हूँ, लेकिन आपको वही करना होगा जो मैं चाहती हूँ। जिसके बाद तो वो भी इस प्लान में शामिल हो जाते हैं। अब हम युक्सी को उसके रूम में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी मॉम की फोटो देख रही थी और कहती है मुझे माफ करना, मैंने आपको नहीं बताया था, बिकॉज ये कोई असली शादी नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। क्योंकि मुझे अपनी लेबोरेटरी को अच्छे से बनाना है तो मुझे पैसों की जरूरत है और मेरे पास और कहीं से पैसे भी नहीं आ रहे हैं। युक्सी के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है और वो उसको बताता है हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो 80% सक्सेसफुल हो चुका है। सुनकर तो ये बंदी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जिसके पास उसका मैनेजर आता है और बताता है मुझे पता चला है कि डॉक्टर ये तो एक्सपेरिमेंट में बिजी है और दुनिया
भर में लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो किसी को भी नहीं मिल रही। इस पर वो कहता है इससे पहले तो मुझे दादी को खुश करने के लिए शादी करनी होगी। अब हमें शादी का दिन दिखाया जाता है। युक्सी पूरी तरीके से तैयार होकर अपने रूम में बैठी हुई थी। यहाँ पर उसके पास शिन की मॉम आती है और चाय देते हुए कहती है क्योंकि एक रिवाज है तो तुम्हें ये चाय पीनी होगी शादी करने से पहले। युक्सी उस चाय को स्मेल करती है और कहती है क्या इसको पीना जरूरी है। इस पर वो कहती है ऑफ कोर्स इसको पीना जरूरी है वरना शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। जिसके बाद ये बंदी उस चाय को पी लेती है और शिन की मॉम भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। लेकिन उनके जाते ही युक्सी तो उस चाय को थूक देती है। वो समझ जाती है कि उन लोगों ने उसमें कुछ तो गलत मिलाया है। अब हम शिन की मॉम को देखते हैं जो कि नीचे आती है और वो शिन और याओ को बताती है कि उसने चाय पी ली है। पर तो वो दोनों ही बहुत खुश हो जाती हैं। याओ शिन से कहती है मैंने जो तुम्हें जो काम बोला था क्या तुमने वो किया। इस पर तो वो कहती है बिल्कुल मैंने कर दिया। एक भिखारी पहले से तैयार है मैं उसको तुरंत ही रूम में ले जाऊंगी। इसके बाद वो चेक करने के लिए रूम में जाती है कि हमारी हीरोइन बेहोश हुई है या फिर नहीं। वो वहाँ पर उसे बेहोश देखती है तो जल्दी से कॉल करके कहती है भिखारी को यहाँ पर भेज दो ये बेहोश है। लेकिन तभी युक्सी उसके चेहरे पर एक धुआं फेंक कर मारती है मतलब कुछ तो पाउडर जैसा फेंकती है जिससे ये बंदी बेहोश हो जाती है। युक्सी कहती है तुम मुझे गलत करना चाहती थी ना अब देखना तुम्हारे साथ ही क्या होगा और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो एक भिखारी रूम के अंदर आता है और वो जैसे ही इस बंदी को देखता है तो खुश हो जाता है और कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि किसी और की शादी के बीच मुझे दुल्हन के साथ ये करने का मौका मिलेगा। और बस फिर क्या तो वो अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। अब हमको हमारा हीरो दिखाया जाता है जो कि मस्त 3-4 कार लेकर आता है और फिर कार के अंदर से एक बुके लेकर उतरता है। यहाँ पर जियांग का आउटफिट कितना ज्यादा सेक्सी लग रहा है। इसके बाद ये बंदा अंदर आता है जहाँ पर शिन की मॉम उसके डैड और याओ पहले से खड़े हुए थे। वो पूछता है कि मेरी होने वाली वाइफ कहाँ पर है। वो लोग बताते हैं कि रूम में है। जिसके बाद वो रूम की तरफ जाता है। ये तीनों खुश हो रहे होते हैं कि जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा तो उसे एक भयानक सरप्राइज मिलेगा। शिन की मॉम कहती है हमारी बेटी कहाँ पर है। उसके डैड कहते हैं वो भी वहीं पर होगी चलो हम पहले देखने चलते हैं और वो लोग भी पीछे पीछे आ जाते हैं। ये बंदा दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी याओ कहती है एक बार और सोच लो मुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुम्हारे लायक है। जिस पर वो कहता है अपनी बकवास बंद करो ना तुमसे किसी ने सलाह नहीं मांगी है कि बार बार आकर सलाह देना शुरू कर देती हो। फिर से दरवाजा खोलने वाला होता है कि तभी शिन के डैड कहते हैं को अंदर अगर कुछ भी गलत मिले तो इससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है तो अपने दिल को खुद ही संभाल लेना। इस पर हमारे हीरो का रिएक्शन वाज लाइक आपका मतलब क्या है अंदर कोई जानवर बैठा हुआ है। वो फिर से दरवाजा खोलने लगता है कि तभी शिन की मॉम कहती है युक्सी ज्यादा अच्छी लड़की नहीं है वो बहुत ही ज्यादा बदतमीज है। इस पर तो ये बंदा चिढ़ जाता है और कहता है मुझे दरवाजा तो खोलने दो आखिर युक्सी तुम्हारी बेटी है कि नहीं तब से उसकी बुराई पे बुराई किए ही जा रहे हो। मैनेजर भी अपने मन में सोचता है लोग कितने ज्यादा बेकार है ये हमारी मैडम के पीछे कितना ज्यादा पड़े हुए हैं। इसके बाद फाइनली हमारा हीरो दरवाजा खोलता है और अंदर का नजारा देखकर तो उसके हाथों से फूलों का गुलदस्ता गिर ही जाता है और इन तीनों की तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन ये लोग यहाँ पर ऐसे एक्टिंग करते हैं कि जैसे इन लोगों ने क्या ही देख लिया हो। जिनकी मॉम कहती है आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो तुम एक भिखारी के साथ कैसे फिजिकल हो सकती हो। याओ भी यहाँ पर कहती है ये लड़की कितनी ज्यादा गिरी हुई है एक भिखारी के साथ इसने फिजिकल रिलेशन बनाकर रखा है। इसके बाद यहाँ से भिखारी को भगा दिया जाता है और हमारा हीरो देखने की कोशिश करता है कि ब्लैंकेट के अंदर कौन है कि तभी पीछे से युक्सी आ जाती है और कहती है यहाँ पर क्या हो रहा है। उसको देखते ही तो ये तीनों ऐसे घबराते हैं जैसे इनके सामने कोई भूत आ गया हो। कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तुम्हें तो बिस्तर पर होना चाहिए था। जिस पर युक्सी कहती है आखिर मुझे बिस्तर पर होना क्यों चाहिए था। शिन के डैड कहते हैं अगर तुम यहाँ पर हो तो बेड पर कौन है। इस पर युक्सी बेड के पास चलते हुए जाती है और कहती है अभी पता चल जाएगा कौन है और वो एक ही झटके में ब्लैंकेट खींचती है और ब्लैंकेट के अंदर से शिन बाहर आती है। उसको देखते ही तो सबके होश उड़ जाते हैं। युक्सी कहती है तुम कितनी घटिया लड़की हो मुझे लगता है कि तुमने लू से ब्रेकअप कर लिया है और अब ये भिखारी तुम्हारा लवर है तभी तो मेरे शादी के दिन तुम यहाँ पर ये कारनामा कर रही हो। तो अब बताओ कौन ज्यादा गिरा हुआ है मैं जो कि एक गांव के इलाके से आई हूँ या फिर तुम जो एक शहर में रहती हो और एक भिखारी के साथ रिश्ता बनाती हो। तभी शिन की मॉम कहती है तुम इसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो वो तुम्हारी बहन है। इस पर तो युक्सी कहती है जब उसने मेरे साथ करने के बारे में ये सोचा था तब उसको याद नहीं आया था कि मैं भी उसकी बहन हूँ। वैसे भी देखा जाए तो तुम लोगों ने ये प्लान तो मेरे लिए ही बनाया था ना। इस पर हमारा हीरो से पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर वो बताती है आज मेरी शादी के दिन ये लोग मेरे साथ ये सब कुछ करना चाहते थे। इन लोगों ने चाय में मुझे नशीली दवा मिला कर दी थी ताकि मैं बेहोश हो जाऊं लेकिन पहचान लिया कि उसमें नशीला
पदार्थ मिला हुआ है। इस पर हमारे हीरो को याद आता है कि वाकई में ये बंदी तो इतनी टैलेंटेड है, बिकॉज जब दादी ने उनको दवाई दी थी तो वो तब भी समझ गई थी, इसलिए वो इसमें कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद वो युक्सी से कहता है चलो हम यहाँ से चलते हैं, आज से तुम्हारा इन लोगों से कोई भी रिश्ता नहीं है। पर वो कहती है ठीक है, और विशियन के पेरेंट्स से कहती है तोहफे में तुम्हें जितना भी दहेज मिला है वो सारा वापस दे देना, और साथ ही मुझे 5 मिलियन भी चाहिए। इस पर शिन के डैड कहते हैं आखिर 5 मिलियन तुम्हें किस चीज के चाहिए। इस पर वो कहती है तुम्हारी बेटी के राज को दबाए रखने के। क्या तुम चाहते हो कि ये सबको पता चल जाए? कि तभी शिन कहती है इससे मेरी शादी कभी भी नहीं होगी, दुनिया मेरा बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाएगी। पर शिन की मॉम कहती है ठीक है तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तभी उसके डैड कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा कहाँ से लाएंगे। इस पर वो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम पैसा कहीं से भी लेकर आओ, चाहे किसी से उधार लो, लेकिन पैसा दो, कि मैं अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके बाद हमारी हीरोइन हमारे हीरो के साथ वहाँ से चली जाती है। अब हम युक्सी को घर पर बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो अपने रूम में थी। तभी यहाँ पर जेंग भी आ जाता है। उसके आते ही वो कहती है वहाँ पर जो वाइन की बोतल रखी है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है, बस मैं उसे टेस्ट कर सकती हूँ। इस पर वो कहता है जो करना है करो, और वो नहाने के लिए चला जाता है। जिसके बाद ये बंदी टेस्ट में उस पूरी बोतल को गटक जाती है। अब हमको हमारा हीरो नहाते हुए दिखाया जाता है जो कि टॉवल पहन कर शावर ले रहा था। अब वो नहाने के बाद बाहर आता है तो देखता है कि युक्सी बिस्तर पर पड़ी हुई है, वो भी नशे में टल्ली। बोतल की तरफ देखता है, बोतल पूरी खाली हो चुकी थी। वो उसे उठाने लगता है, तभी ये बंदी जाग जाती है और हमारे हीरो को देखकर कहती है लगता है मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, इतना हैंडसम लौंडा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो उससे पूछने लगती है कि हैंडसम लौंडे तुम कहाँ से आए हो। इस पर वो कहता है तुम बहुत ही ज्यादा नशे में हो। लेकिन ये बंदी तो उसे किस करने के लिए उसके करीब आने लगती है, उसे पीछे करने लगता है। तो ये कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे होगे। जिस पर वो कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर युक्सी कहती है मुझे लगा कि तुम हैंडसम हो तो तुम्हारे अंदर कोई दम होगा, लेकिन तुम तो कुछ खास नहीं हो, तुम तो एकदम ही ठंडे निकले। इस पर तो इस बंदे का ईगो हर्ट हो जाता है और वो कहता है तुम्हें मुझे उकसाना नहीं चाहिए। इस पर वो कहती है तुम में ऐसा कुछ है भी नहीं। इसके बाद तो ये बंदा उसके क्लोज आता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। अब हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों के ही कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे और फाइनली युक्सी जाग जाती है। और जैसे ही वो इस हाल में खुद को हमारे हीरो के साथ देखती है तो उसके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। इसके बाद हमारे हीरो की भी आंखें खुल जाती है। वो उससे कहती है कल रात क्या हुआ था। पर वो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है। जिस पर वो कहती है तुमने ही कुछ किया होगा। पर जियांग कहता है वाकई में तुम्हें लगता है मैंने किया है, जबकि तुमने सब कुछ किया है। मुझे लगा था कि तुम सीधी सादी हो, लेकिन तुम तो हवस की पुजारी हो, तुम तो मेरी बॉडी के पीछे ही पड़ गई थी। ये सारी बातें सुनकर तो ये बंदी भी शर्मा जाती है और माफी मांगने लगती है। लेकिन वो कहता है माफी की जरूरत नहीं है, बस कहीं बाहर जाकर इतनी ज्यादा ड्रिंक मत करना। अगले सीन में हम युक्सी को किचन में देखते हैं जहाँ पर वो एक दवाई बना रही थी और फिर अपनी पिछली रात के बारे में सोची जा रही थी। वो कहती है मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, बिकॉज मुझे उस बंदे से डाइवोर्स लेना है और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने डाइवोर्स पर ही फोकस करूंगी। फाइनली वो एक दवाई बनाकर तैयार करती है जिसे वो दादी को देना चाहती थी कि तभी यहाँ पर आ जाती है और कहती है तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर वो उसको बताती है मैंने दादी के लिए दवाई बनाई है। लेकिन ये बदतमीज लड़की उस दवाई को फेंक देती है। ये देखकर तो हमारी हीरोइन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके बाल पकड़ के उसे झुला देती है, मतलब उसके बाल पकड़ के उसकी कुटाई कर देती है। जियांग को हम कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसके पास मैनेजर आता है और बताता है कि बहन और वाइफ में झगड़ा हो चुका है। जिसके बाद वो जल्दी से घर पर आता है जहाँ पर उसकी बहन दादी के पास बैठकर रो रही थी। वो आते ही सबसे पहले अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या वो ठीक है, लेकिन तभी उसकी बहन कहती है उसको तो चोट भी नहीं आई है, उसने मेरे बाल खींचे हैं, यहाँ पर पिटाई मेरी हुई है, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए कि मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन ये बंदा उसको इग्नोर करके अपनी वाइफ से कहता है आखिर तुमने अचानक से झगड़ा शुरू क्यों कर दिया। जिस पर वो बताती है मैंने 4 घंटे लगाकर दादी के लिए दवाई बनाई थी, लेकिन इस पागल लड़की ने उसको फेंक दिया और फिर मुझसे ही झगड़ा कर रही थी। इस पर यह बंदा अपनी बहन को माफी मांगने को कहता है। इस पर तो वो चिढ़ जाती है और कहती है मैं सॉरी नहीं बोलूंगी। वो अपने पेरेंट्स से कहती है आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं। जिस पर वो कहते हैं तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, वो तुम्हारी भाभी है। सभी लोग मिलकर इस बंदी से माफी मंगवा ही देते हैं। इसके बाद दादी कहती है तुमने मेरे लिए कौन सी दवाई बनाई थी। जिस पर वो बताती है जिससे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही तो दादी कहती है क्या वाकई में मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। उसी तुरंत ही उनके पास बैठ जाती है और कहती है हाँ आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। पर तो दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जंग
जियांग उसको बाहर लेकर आता है और कहता है ये तुम अंदर क्या बकवास कर रही हो। उनको पता भी है दादी की बीमारी कितनी ज्यादा मुश्किल है। मैंने उनको बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया है लेकिन कोई भी उनका इलाज नहीं कर पाया। सिर्फ इस दुनिया में एक ही डॉक्टर है जो उनकी जान बचा सकती है। इस पर तो ये बंदी कहती है कौन डॉक्टर? वो बताता है डॉक्टर ये। युक्सी बताती है दरअसल डॉक्टर ये मैं ही हूँ। लेकिन हमारे हीरो को उस पर यकीन नहीं होता और वो कहता है मजाक करना बंद करो। हम युक्सी को उसके क्लिनिक में देखते हैं जहाँ पर वो ये सोच रही थी आखिर मैं दादी को दवाई कैसे खिलाऊं, जिसके बाद उसे एक अच्छा सा आइडिया आता है। वो एक डॉक्टर को कॉल करती है जो उसके लिए काम करता है और उसे कहती है ये परिवार काफी दिन से मुझे ढूंढ रहा है, उनसे कांटेक्ट करो और मीटिंग फिक्स कर दो। हम जियांग को देखते हैं जिसके पास उसका मैनेजर आता है और बताता है डॉक्टर ये की टीम ने हमसे कांटेक्ट किया है, साथ ही मीटिंग भी फिक्स की है। देखकर तो ये बंदा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और फिर यहाँ पर इसको याद आती है युक्सी की। वो अपनी किस के बारे में सोचने लगता है जिसके बाद जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। अब हम युक्सी को क्लिनिक में देखते हैं जहाँ पर उसके पास लू अपनी नई गर्लफ्रेंड कैंडी को लेकर आता है। वो अपना चेकअप कराने लगती है जिस पर युक्सी बताती है कि तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन ये बंदे को तो यहाँ पर इसकी फिक्र ही नहीं थी, बल्कि ये बंदा तो यहाँ पर कहता है मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूँ मेरे पास लड़कियों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड भी अपने बैंगल का दिखावा कर रही होती है कि वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। युक्सी उससे कहती है जरा इस लड़के से बचकर रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें ही बेचाए। सुनकर तो लू को गुस्सा आता है और वो उसकी इंसल्ट करने लगता है कि तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और कहता है बकवास करना बंद करो। उसको बताता है हम दोनों की शादी हो चुकी है, तो अगर आज के बाद तुमने मेरी वाइफ से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब करवा दूंगा। उसके बाद ये बंदा जल्दी से माफी मांगकर अपनी बंदी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस पर युक्सी उसे थैंक्स बोलती है कि उसने उसकी मदद की, जिसके बाद वो कहता है दरअसल आज मैं फ्री हूँ तो चलो कहीं बाहर शॉपिंग के लिए चलते हैं। एंड वो उसको एक ज्वेलरी स्टोर में लेकर आता है। वहाँ पर 3-4 लड़कियां लाइन लगाकर खड़ी होकर इनका वेलकम करती हैं। ये बंदा अमीरी झाड़ते हुए कहता है तुम्हारे पास जितनी भी एक्सपेंसिव चीजें हो सब दिखाओ, जिसके बाद इनके सामने तो नेकलेस की ना लाइन लग जाती है। यहाँ पर इस बंदी को एक नेकलेस पसंद आता है जिसको तुरंत ही ये बंदा पैक करवा देता है। फिर उसको एक ब्रेसलेट भी पहनाता है। वो कहता है दरअसल आज से पहले कभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही है, तो तुम्हें जो भी पसंद आए तो बस बता देना, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। जिस पर वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? इस पर वो कहता है एक हस्बैंड अपनी वाइफ को हमेशा ही तोहफे देता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस पर ये बंदी अपने मन में सोचती है शायद ये भूल गया कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वैसे जिस लड़की की इससे शादी होगी कितनी ज्यादा खुश नसीब होगी। पीछे खड़ी हुई कुछ लड़कियां बातें कर रही होती है कि ये लड़की कितनी ज्यादा लकी है जो कि इतने अमीर आदमी से शादी हुई है, वो इससे इतना ज्यादा प्यार भी करता है। इसके बाद ये बंदी जियांग से कहती है और कुछ भी नहीं चाहिए, चलो यहाँ से चलते हैं। उस पर ये ओके कहता है, लेकिन सेल्स गर्ल से कहता है यहाँ पर जितने भी नेकलेस है सब पैक करके मेरे घर भिजवा दो। युक्सी के साथ वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये दोनों घर पर आते हैं। ये बंदी कार से उतरने वाली होती है कि तभी जियांग रोक देता है और वो खुद आकर गाड़ी का दरवाजा खोलता है। ये सारी चीजें देखकर तो ये बस यही सोचे जा रही थी आखिर आज हुआ क्या है जो ये इतने प्यार से पेश आ रहा है। इसके बाद जब ये दोनों अंदर आते हैं तो यहाँ पर पहले से ही दादी के पास याओ बैठी हुई थी और वो कहती है डॉक्टर ये को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ और मैं उनसे आपका इलाज करवाऊंगी। इस पर तो जियांग उससे कहता है क्या वाकई में तुम उनको जानती हो? जिस पर वो हाँ में जवाब देती है। तो वो कहता है आज ही मेरे पास उनका मेल आया है, दादी का इलाज करने को तैयार है। इस पर दादी खुश हो जाती है। लेकिन तभी युक्सी उस बंदी से कहती है अगर तुम वाकई में उनको जानती हो तो ये बताओ वो लड़का है या फिर लड़की। इस पर तो ये बंदी खुद ही कंफ्यूज होती है बिकॉज इसको खुद ही नहीं पता था। लेकिन ये खुद को बचाने के लिए कहती है आखिर तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो? तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ जो कि गाँव से आती है और दूसरे लोगों से जलती है। तुम उस डॉक्टर से चिढ़ती हो इसलिए तुम ऐसा कर रही हो। यही सेम बात मान भी बोलती है। इस पर उसका भाई डांटते हुए कहता है आज के बाद तुम्हें पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला। अब हम हमारे हीरोइन को तैयार होते हुए देखते हैं जहाँ पर उसके पास हमारा हीरो आता है और बताता है आज मैं दादी को डॉक्टर ये से मिलवाने ले जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? जिस पर वो इनकार करती है और काम का बहाना बनाती है। यहाँ पर जियांग उसको वही ब्रेसलेट पहना देता है जो कि उसने उसके लिए खरीदा था और फिर उसको किस भी करता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये बंदी दादी का इलाज कर रही थी, वो भी बीच में एक पर्दा लगाकर। उसने एक लाल धागा दादी के हाथ में बांधा हुआ था और ये उसी से इलाज भी कर देती है। एक लड़की पर्दे से बाहर आती है और बताती है दादी ठीक हो जाएंगी और सारी दवाइयाँ भी लिखी हुई दे देती है। जुआन यहाँ पर जिद करती है कि वो उन्हें देखना चाहती है और वो उससे कहती है तुम तो उन्हें जानती हो ना, प्लीज मेरी मदद करो, मैं देखना चाहती हूँ। जिसके बाद ये सभी लोग अंदर आ जाते हैं लेकिन हमारी हीरोइन पहले ही फुर हो चुकी थी।
तभी यहाँ पर जियांग को उसका ब्रेसलेट मिल जाता है और वो कहता है ये ब्रेसलेट तो युक्सी के पास भी है। तभी याओ कहती है इस तरह के ब्रेसलेट बहुत सारे हैं, एक मेरे पास भी है, ऐसा तो नहीं है कि ब्रेसलेट जिसके पास होगा वो डॉक्टर ये हो जाएगी। इसके बाद जुआन कहती है इससे ये तो साबित हो गया कि वो कोई लड़की है। इसके बाद हम युक्सी को देखते हैं जो कि अपने लेबोरेटरी में आती है और फिर अपने काम को देख रही होती है कि उसका काम अभी तक कैसा चल रहा है। यहाँ पर डॉक्टर बताता है काम बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है और जैसे ही वो इस दवाई को मार्केट में लेकर आएंगे तो ये छा जाएगी और फिर वो लोग बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। अभी यहाँ पर इसके पास जियांग की कॉल आती है और वो पूछता है तुम कहाँ पर हो, जिस पर वो बताती है मैं काम से बाहर आई हूँ। इस पर वो कहता है तुम घर कब तक आओगे, जिस पर वो बताती है शाम तक। इसके बाद ये बंदी घर पर आ जाती है तो ये बंदा इसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आता है। अब हम दादी को देखते हैं अगले दिन जहाँ पर युक्सी उसके लिए दवाई बना कर लाती है। यहाँ पर जुयान भी बैठी हुई थी और वो कहती है इस दवाई की स्मेल बिल्कुल ऐसी है जैसी तुमने पहले बनाई थी। यहाँ पर युक्सी को पता चलता है कि दादी का बर्थडे आ रहा है। यहाँ पर युक्सी सोचती है कि वो दादी को एक स्पेशल तोहफा देगी, इसीलिए वो जियांग के साथ शॉपिंग पर जाती है। वो दादी के लिए एक गिफ्ट सिलेक्ट कर ही रही होती है तभी यहाँ पर याओ भी आ जाती है, साथ में उसकी 2 चमचियाँ भी होती है। याओ तुरंत ही जियांग से कहती है यहाँ पर मैं दादी के लिए तोहफा सिलेक्ट करने आई हूँ तो मेरी मदद करो। लेकिन जब उसको सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो कहती है दादी के लिए वैसे भी मैंने एक स्पेशल तोहफा तैयार किया है, डॉक्टर ये को उनके बर्थडे पर इनवाइट किया है और डॉक्टर ये भी उनके बर्थडे पर आने वाली है। पर तो जियांग कहता है तुमने हमारे परिवार के बारे में इतना ज्यादा सोचा, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक बैंगल होता है जो कि व्हाइट कलर का था और वो हमारी हीरोइन दादी के लिए पसंद करती है, लेकिन जब वो उसका प्राइस पूछती है तो वो करीब 8 लाख का होता है। ये सुनते ही तो वो बंदी शॉक हो जाती है और कहती है इसमें ऐसा है क्या, ये तो बहुत ही ज्यादा महंगा है। जिस पर सेल्स गर्ल कहती है अमीर लोग महंगी चीजें ही पहनना पसंद करते हैं, वैसे भी अगर ये इतना ज्यादा अच्छा है, प्योर जेडा से बना है तो ये इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बंदी इसको खरीदने से पहले 100 बार सोचती है। पर तभी याओ कहती है इसको पैक कर दो, मैं इसको खरीदना चाहती हूँ। लेकिन सेल्स गर्ल सामने से कहती है माफ करिएगा, पहले इन्होंने पसंद किया है, जब ये इसको बिल्कुल ही इनकार कर देंगी तब मैं आपके लिए पैक कर सकती हूँ। सुनकर तो याओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती। पर तभी यहाँ पर उसकी चमचिया कहती है इस लड़की को प्राइस सुनकर ही झटका लगा हो, वो भला इसको कैसे खरीद सकती है, शायद उसकी औकात नहीं होगी। ये सुनते ही तो हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है बकवास करना बंद करो, सोच समझकर बात करो, पहले देख लो कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, वो मेरी वाइफ है। वो अपना कार्ड निकालकर सेल्स गर्ल को देकर कहता है जल्दी से इसको पैक कर दो। इसके बाद या उससे कहती है प्लीज मेरे लिए भी कोई तोहफा सिलेक्ट कर दो जो कि मैं दादी को दे सकूं। पर तो वो कहता है मुझे इसकी इजाजत नहीं है, यहाँ पर मेरी वाइफ खड़ी हुई है। लेकिन ये बंदी तो बेशर्मों की तरह बार बार ही बोले जा रही थी एंड वो जियांग का हाथ भी पकड़ लेती है। लेकिन तुरंत ही युक्सी कहती है मुझे वॉमिट हो रही है, मुझे वॉशरूम जाना है और इसको साइड करके वहाँ से चली जाती है। अब हम युक्सी को वॉशरूम में देखते हैं तभी यहाँ पर याओ अपनी दोनों चमचियों के साथ आ जाती है। याओ जियांग से कहती है जल्द ही वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा। ये सुनते ही तो ये बंदी अपने मन में सोचती है इसको डाइवोर्स के बारे में कैसे पता, कहीं इसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन तभी वो सामने से कहती है बिकॉज वो मुझसे प्यार करता है और बर्थडे पार्टी में मैं डॉक्टर ये को लेकर आ रही हूँ। अगर डॉक्टर ये सामने से जियांग से कहेंगी कि वो तुम्हें डाइवोर्स दे तो जियांग तुम्हें जरूर ही डाइवोर्स दे देगा। पर तो तुरंत ही युक्सी समझ जाती है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जिसके बाद वो उससे कहती है जियांग मुझे कभी भी डाइवोर्स नहीं देगा बिकॉज हमारे बीच बहुत ही ज्यादा प्यार है, हमारा बॉन्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। पर तो उसकी चमची कहती है पता नहीं ये तुम ख्याली पुलाव कहाँ से लेकर आती हो, जियांग तुम जैसी लड़की को जरा भी पसंद नहीं करेगा। इस पर युक्सी वाज लाइक अगर पसंद नहीं करता था तो फिर शादी क्यों की। याओ कहती है बकवास करना बंद करो, उससे डाइवोर्स ले लो, बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती हूँ। जिस पर युक्सी कहती है अगर मैं जियांग के साथ रहूंगी तो जिंदगी भर बहुत सारे पैसे के साथ ही रहूंगी, और वैसे भी तुम डॉक्टर ये को बुलाने वाली हो ना, चलो देखते हैं कि बर्थडे पार्टी में किसको बाहर निकाला जाएगा, तुमको या फिर मुझको। एंड वो जाने लगती है लेकिन याओ सामने भूत बनकर खड़ी हुई थी जिस पर ये बंदी उसे साइड करती है और चली जाती है। के
बाद युक्सी बाहर आ जाती है जहाँ पर पहले से हमारा हीरो उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन वो नोटिस करता है युक्सी खुद से ही बातें करती आ रही होती है। ये बंदी बोल रही थी, दादी के 80वें जन्मदिन पर मैंने लगभग उन्हें ठीक कर दिया है, इससे बड़ा तोहफा उनके लिए क्या ही होगा। इस पर तो हमारा हीरो उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखता है और कहता है आखिर तुम्हें हुआ क्या है, क्या तुम्हें और शॉपिंग करनी है। जिस पर वो कहती है नहीं, वैसे भी हमने दादी के लिए तो तोहफा खरीद ही लिया है, तो और शॉपिंग करके क्या करेंगे। इस पर तो कहता है किसने बोला ये दादी के लिए है, वैसे भी दादी को तो ज्यादा पसंद भी नहीं है। ये सुनते ही तो युक्सी वाज लाइक तुमने क्या कहा, दादी को ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब हमारे पैसे वेस्ट हो गए। इस पर वो कहता है वेस्ट नहीं हुए हैं, ये तुम्हारे लिए है। वो कहती है बिल्कुल नहीं, मैं इसको नहीं ले सकती, पैसे तो बर्बाद हो गए। इस पर जियांग उससे कहता है पता है मुझे सबसे बुरा किस बात का लगता है, मुझको इन 8 मिलियन का जरा भी दुख नहीं है, लेकिन मुझे इस बात का जरूर दुख है कि मैं तुम्हारे सामने कितनी बार अपनी फीलिंग्स को रख चुका हूँ, लेकिन तुम उन्हें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो। तुम हमेशा ही मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर देती हो। इस पर युक्सी कहती है तुम अचानक से इतना ज्यादा नाराज क्यों हो गए। इस पर वो कहता है मैं नाराज नहीं हूँ, मैंने इसको तुम्हारे लिए खरीदा है, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें इसे अपने पास रखना है या फिर फेंकना है। एंड वो उसको वो बैंगल देकर वहाँ से चला जाता है। इस बंदी के पास लेबोरेटरी से कॉल आती है और इसे पता चलता है कि इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। इस पर ये बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मैं जल्द ही वहाँ पर आ रही हूँ। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम जियांग को देखते हैं जो कि घर पर था एंड वो युक्सी का ही इंतजार कर रहा होता है। वो लगातार उसे कॉल भी कर रहा होता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। यहाँ पर जियांग की मॉम आती है और कहती है तुम अभी तक सोए क्यों नहीं। जिस पर वो कहता है बस ऐसे ही, मुझे नींद नहीं आ रही। इस पर तो मॉम कहती है अभी तक युक्सी घर पर नहीं आई है, तुम इसीलिए परेशान हो ना। जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं इस चीज को लेकर परेशान क्यों रहूंगा। वो कहती है कहीं तुम दोनों के बीच झगड़ा तो नहीं हुआ। जिस पर वो कहता है ऐसा नहीं है, आप जाकर सो जाइए, मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। इसके बाद मॉम वहाँ से चली जाती है। ये बंदा एक बार फिर से कॉल लगाता है लेकिन फोन लगता ही नहीं। अभी यहाँ पर मैनेजर आता है। उसके आते ही जियांग उससे कहता है मुझे युक्सी की सबसे अच्छी दोस्त का नंबर चाहिए। जिस पर मैनेजर वाज लाइक क्यों, आपको उसमें भी इंटरेस्ट है क्या। इस पर तो ये बंदा उसे पिलो फेंक कर मारता है और कहता है मुझे जल्दी से नंबर दे दो। के बाद मैनेजर उसको नंबर दे ही रहा होता है। युक्सी यहाँ पर आ जाती है जिस पर हमारा हीरो मैनेजर को जल्दी से वहाँ से जाने को कहता है। जियांग जल्दी से युक्सी को हक कर लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम इतनी देर से घर पर क्यों आई। जिस पर वो कहती है मैं अपनी दोस्त से मिलने के लिए गई थी। इस पर वो कहता है ये तो ठीक है लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ क्यों है। वो अपना फोन चेक करती है, उसका फोन स्विच ऑफ हो चुका था। इसके बाद वो कहती है शायद बैटरी लो हो गई होगी। जियांग कहता है मैं डर गया था, मुझे लगा कि अब तुम वापस नहीं आओगी। जिस पर ये बंदी कहती है अरे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर नहीं भागूंगी। जिस पर तो इस बंदे को बहुत गुस्सा आता है और ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट ही करती रहती हो, तुम्हारी दुनिया ही सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। इस पर ये कहती है आखिर तुम इतना गुस्सा कर क्यों रहे हो। जिस पर ये उसे गोद में उठा लेता है और कहता है चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। इस पर वो कहती है तुम ये क्या कर रहे हो। जियांग कहता है मैं तुम्हें सजा दूंगा क्योंकि तुम देरी से आई हो। वो कहती है मैं सिर्फ देर से आई हूँ, मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा। लेकिन ये बंदा उसे रूम में लेकर आ जाता है और किस करने लगता है। लेकिन युक्सी उसको खुद से दूर करती है और एक थप्पड़ मारकर कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो। जिस पर वो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, तुम्हारी ही गलती है, तुम मेरे हर टाइम दिमाग में घूमती रहती हो, क्या तुम मेरे दिमाग से निकल सकती हो। इस पर युक्सी वाज लाइक तुम्हारा दिमाग तुम्हारी बॉडी में है, इससे मेरा लेना देना क्या है। जिस पर वो कहता है चुप करो, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन ये बंदी कहती है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इस पर तो जियांग कहता है तुमने मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, अब तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इस पर युक्सी वाज लाइक हे भगवान क्या तुम पागल हो चुके हो, भला मैं इसकी जिम्मेदारी क्यों लूंगी। इस पर तो ये बंदा उसे बेड पर लेटा देता है और कहता है एक बार फिर से सोच लो, बिकॉज मैं एक हैंडसम आदमी हूँ, मुझे तो लड़कियों की कमी नहीं पड़ेगी। जिस पर ये बंदी कहती है बात तो सही है, तुम बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। एंड ये भी उसको किस करने लगती है। हमको अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। जब युक्सी सोकर उठकर आती है तो वहाँ पर उसके इन-लॉज और चुयान बैठी हुई थी। चुयान कह रही थी डॉक्टर ये आने वाली है, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। ये सुनते ही तो हमारी हीरोइन हंसने लगती है। जिस पर चुयान चिढ़ जाती है और कहती है तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। इस पर ये बंदी कहती है मैं तो बस डॉक्टर को देखने के लिए मरी जा रही हूँ, फिर वो दिखने में कैसी है।
इसके बाद हमें दादी का बर्थडे दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग दादी से कहते हैं हमने सुना है कि डॉक्टर ये ने आपका इलाज किया है, आखिर वो दिखने में कैसी है। इस पर तो तुरंत ही चुयान कहती है दरअसल डॉक्टर ये आज यहाँ पर आने वाली है। ये सुनकर तो सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर यहाँ पर एंट्री होती है हमारे हीरो और हीरोइन की, जो कि काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। दादी सबको बताती है ये मेरे पोते की वाइफ है और इसका नाम युक्सी है। इस पर तो एक लड़की तुरंत ही कहती है आखिर इस लड़की को कौन नहीं जानता, यही तो वो गांव की गवार है। इस पर तो दादी वाज लाइक तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। जियांग भी सिक्योरिटी वालों को बुलाकर उसे बाहर फेंकवा देता है। अब यहाँ पर सभी लोग बोलने लगते हैं कि आखिर डॉक्टर ये कब आएगी और तभी यहाँ पर आवाज आती है और साथ में एक और लड़की होती है, इसको वो डॉक्टर ये कहकर सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। इसको देखकर युक्सी का रिएक्शन वाज लाइक छी कितनी ज्यादा बकवास है, इसको तो कपड़े पहनने का भी सेंस नहीं है, इसने तो मेरे नाम की बेइज्जती करके रख दी। ये बात तो वो डॉक्टर कहती है मैं डॉक्टर के साथ साथ जादू टोना भी करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि आप कितने सालों तक और जीने वाली हो। इसके बाद वो दादी के ऊपर 3-4 झाड़ फूक करती है और फिर कहती है आपके पास कोई ऐसी इंसान है जो कि आपको चोट पहुंचाना चाहती है और अगर वो आपके साथ रहेगी तो जल्दी आपकी मौत भी हो जाएगी। पर तो चुयान कहती है आखिर वो इंसान कौन है, जिसके बाद ये 3-4 उंगलियों पर काउंटिंग करती है और फिर तुरंत ही हमारे हीरोइन की तरफ इशारा करते हुए कहती है यही है वो लड़की जो कि दादी के पीछे पड़ी है। पर तो युक्सी का रिएक्शन वाज लाइक हे भगवान कितनी ज्यादा झूठ बोल रही है। तभी चुयान कहती है तुम वाकई में एक डिजास्टर हो, हमारे घर से दफा हो जाओ। पर तो तुरंत ही उसका भाई डांटते हुए कहता है ये तुम्हारी भाभी है, इसके साथ तमीज से बात करो। दादी भी कहती है ऐसा नहीं हो सकता, ये तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। यहाँ की मॉम कहती है वो हमारे घर की बहू है, हम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। जिस पर ये औरत कहती है अगर इसे घर से बाहर नहीं निकाला तो दादी की जल्द ही मौत हो जाएगी। इस पर तो हमारी हीरोइन आगे आकर उसके मुंह पर एक तमाचा मारती है। पर तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। याओ कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या कर रही हो। इस पर वो नकली डॉक्टर ये भी कहती है तुमको पता भी है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया है। जिस पर युक्सी वाज लाइक तुम मैं होने का नाटक कर रही हो, वो भी ठीक से नहीं कर रही। याओ कहती है तुम ये क्या बकवास कर रही हो, भला तुम डॉक्टर ये कैसे हो सकती हो, तो एक गांव की गवार लड़की हो। जिस पर यान भी कहती है ये लड़की झूठ बोल रही है, इसको तो मेडिकल के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, भला ये डॉक्टर ये कैसे हो सकती है। इस पर तो युक्सी सामने से कहती है तो फिर ठीक है इसी लड़की से पूछ लो कि इसको कितना आता है। तभी यहाँ पर यूफेंग आ जाता है जिसको सभी लोग जानते थे बिकॉज वो एक फेमस डॉक्टर हुआ करता था और कई सालों से गायब भी था। सभी लोग यूफेंग से कहते हैं आप अचानक गायब कहाँ हो गए थे। इस पर वो कहता है मैं डॉक्टर ये के साथ काम सीख रहा था। इस पर दादी कहती है फिर तो आप डॉक्टर ये को जानते होंगे, तो हमें बताइए कि आपकी बॉस इनमें से कौन है। इस पर ये बंदा युक्सी की तरफ इशारा करता है और कहता है ये मेरी बॉस है। इस पर तो तुरंत ही वो कहती है ये लड़का झूठ बोल रहा है, जरूर इसका इसके साथ कोई रिलेशन होगा। वो यहाँ पर हमारी हीरोइन को प्रोस्टिट्यूट भी बोल देती है, जिस पर उसको एक थप्पड़ मारती है। याओ भी उसे मारने वाली होती है पर जियांग उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है ये करने के बारे में सोचना भी मत। इसके बाद फाइनली वो लड़की यहाँ पर एक्सेप्ट करती है कि उसने झूठ बोला है और वो याओ के कहने पर ये सब कुछ कर रही थी बिकॉज याओ ने उसे पैसे दिए थे। इस पर दादी याओ से कहती है तुम कितनी ज्यादा गिरी हुई लड़की हो, क्या परिवार ने तुम्हें यही सिखाया है। एंड उसको सिक्योरिटी गार्ड से कहकर बाहर निकलवा दिया जाता है। दादी सभी से कहती है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, हम सभी को जाना चाहिए, ये पार्टी यहीं पर खत्म होती है। ना तो दादी के बर्थडे में केक आया, ना ही कुछ खाना पीना हुआ, सिर्फ तमाशा हुआ और पार्टी खत्म भी हो गई। इसके बाद हम पूरे परिवार को घर पर देखते हैं जहाँ पर दादी कहती है तुमने कभी नहीं बताया कि तुम डॉक्टर ये हो, तुम तो बहुत बड़ी छुपी रुस्तम निकली। यहाँ पर चुयान भी उससे माफी मांगती है और कहती है हमेशा ही मैंने आपके साथ गलत बिहेव किया। जिसके बाद युक्सिन से कहती है दरअसल मैंने आपसे एक और बात छिपाई है। सभी लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं बताओ तुमने क्या छिपाया है। वो कहती है मेरी और जियांग की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी और आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, इसलिए आज मुझे घर से जाना है। उसके बाद वो सभी को बाय बोलकर घर से निकल जाती है। घर के बाहर आकर जियांग उसे एक रिंग देता है और कहता है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है तुम इसे इसका तोहफा समझ लो। रिंग लेकर ये बंदी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद तो जियांग बहुत ही ज्यादा रोता है, उसका पूरा परिवार अंदर से झांक कर ये सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ तक कि चुआन तो इसकी वीडियो भी बना लेती है। हम युक्सी को कार में देखते हैं जहाँ पर मैनेजर कहता है आप उदास लग रही हैं, क्या कुछ हुआ है।
पर वो कहती है अपने काम से काम रखो, मेरे मसलों में घुसने की जरूरत नहीं है। अब हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो युक्सी के क्लिनिक के बाहर खड़ा होता है, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अभी जेसी यहाँ पर आ जाती है और उसको देख लेती है। वो पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो और कब से खड़े हो? पर वो कहता है युक्सी को जाकर मत बताना कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था। इसके बाद हम हमारी हीरोइन को लेबोरेटरी में काम करते हुए देखते हैं। जब वो बाहर आती है उसके पास चुआन ने वीडियो भेजा था जिसमें हमारा हीरो बड़ी ही बेकार तरीके से रो रहा था। यूफांग भी अंदर से बाहर आता है और कहता है मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी है, यहाँ पर कौन रो रहा है? पर युक्सी वाज लाइक तुम्हारे कान बज रहे हैं, कोई भी नहीं रो रहा। अगले सीन में युक्सी जियांग से मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर वो पहले तो दादी को लेकर बात करता है और फिर कहता है आज के बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इस पर ये बंदी कहती है जहाँ तक मुझे पता है सच्चा प्यार वही होता है कि आप उस इंसान का पीछा करते रहो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो शायद मैं तुम्हें दूसरा मौका दे दूँ। ये सुनकर तो हमारा हीरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो जल्दी से उसको हक कर लेता है। वो कहता है मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अब हमको जियांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चुआन अपने पेरेंट्स से कहती है मैंने भाभी को वो वीडियो भेजा लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं दिया। अभी यहाँ पर जियांग युक्सी को लेकर आ जाता है और बताता है हम दोनों दोबारा से एक साथ हैं। ये देखकर तो पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जियांग उसको गोद में उठाकर रूम में ले आता है और फिर होता है इनके बीच घमासान वाला रोमांस। अगले सीन में हमें शिन दिखाई जाती है। वो अपने पेरेंट्स को बताती है कि युक्सी ही डॉक्टर ये है। ये सुनकर तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी अचानक से उसकी मॉम की तबीयत खराब हो जाती है और उन्हें पता चलता है कि उनको कैंसर है। अगले सीन में हम युक्सी को देखते हैं जो कि अपने पूरी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। यहाँ पर दादी चुआन से कहती है क्योंकि अब तुम्हारे भाई की भी शादी हो चुकी है तो जल्दी से अपने लिए कोई लड़का ढूंढ लो ताकि तुम भी शादी कर सको। इस पर वो कहती है अभी नहीं, लेकिन पूरा परिवार उसकी शादी के पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद वो युक्सी से कहती है आप ही कुछ करो। इस पर युक्सी कहती है अभी वो छोटी है, इतना जल्दी उसकी शादी मत कराइए। तभी मेड आकर बताती है शिन नाम की एक लड़की आई है। युक्सी और जियांग दोनों ही बाहर आते हैं जहाँ पर वो उसको बताती है कि उसकी मॉम को कैंसर है, प्लीज उनका इलाज कर दो। लेकिन ये बंदी साफ इनकार कर देती है। पर वो बंदी सामने से रिक्वेस्ट करती है तो ये हॉस्पिटल में उनको विजिट करने के लिए जाती है। यहाँ पर वो उससे माफी मांगती है लेकिन ये बंदी कहती है मेरी मॉम को भी कैंसर था लेकिन तुम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। इस पर वो सामने से बताती है इसमें मेरी गलती नहीं है, हमारे डैड के पास पैसे नहीं थे और उन्होंने ही उनको छोड़ दिया था जिस तरह से अब मुझे छोड़ दिया है। इसके बाद युक्सी बाहर आ जाती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऑपरेशन थिएटर के बाहर बहुत सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं बिकॉज अंदर युक्सी इलाज कर रही थी वो भी कैंसर का। युक्सी बाहर आती है, रिपोर्टर पूछते हैं क्या हुआ, जिस पर वो बताती है ऑपरेशन सक्सेसफुल था। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद युक्सी अपने डैड को उनके घर से बाहर निकाल देती है। वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, ये मेरा घर है। जिस पर वो कहती है ये मेरी मॉम का घर है और आज के बाद यहाँ पर आना भी मत। तभी यहाँ पर शिन भी आती है और कहती है ये मेरी मॉम ने डाइवोर्स पेपर भेजे हैं, वो तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती है। जिसके बाद तो वो पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब हमको 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी हीरोइन प्रेग्नेंट होती है और वो काम कर रही थी। जैसे ही जियांग ये देखता है तो कहता है तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है वरना मेरे बच्चे का क्या होगा। इसके बाद हमें 7 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है और वो युक्सी के क्लिनिक में थी और उसके पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे थे और वो सबका इलाज भी कर रही थी। तभी यहाँ पर युक्सी और जियांग भी आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये इन्हीं की बेटी है जो कि अपनी माँ के लक्ष्य कदमों पर ही चल रही है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड हैप्पी होली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।